नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पटना जंक्शन के समीप स्थित एक होटल में लगी आग, 6 लोगों की मौत की खबर। मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी को लिया आड़े हाथ। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को छोटे राजा कहकर क्यों किया संबोधित। काराकाट से चुनाव नहीं लड़ने की बात को पूरी तरह नकारा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा, पीछे नहीं हटूंगा। और लालू परिवार पर जमकर बरसे राजीव प्रताप रूढ़ी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना में आज रेलवे स्टेशन के पास स्थित पाल होटल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाओं और पुरुष दोनों शामिल हैं। सभी बाहरी बताए जा रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल अवस्था में PMCH में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कई की हालत गंभीर है। कई 80 से 90% तक जल गए हैं। इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आग के शिकार होटल और अन्य इमारतों में सर्च अभियान जारी है। मृतकों और घायलों की संख्या के बारे में आधिकारिक बयान भी सामने आए हैं। पटना के सिटी SP सेंट्रल ने बताया कि 5 लोगों की इस अग्निकांड में जलकर मौत हुई। 18 लोग जली और घायल अवस्था में PMCH ले जाए गए हैं, जिसमें से 12 को फौरन ICU में भर्ती कराया गया है। इसमें 3 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। जब आग लगी तब होटल में कई लोग मौजूद थे। DG फायर शोभा अहोतकर ने बताया कि सूचना मिलते ही कुछ ही मिनट के अंदर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। 51 दमकल की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर कंट्रोल किया गया। होटल और पास की बिल्डिंग से 45 लोगों को निकाला गया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीक की वजह से आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फायर फाइटिंग टीम जले लोगों की अभी तलाश में जुटी है। स्थानीय लोगों से मिली रही जानकारी के अनुसार आग दिन के 11 बजे लगी। गैस सिलेंडर से लगी आग काफ़ी तेज़ी से फैल गई। होटल वालों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। देखते देखते आग पूरी होटल में फैल गई और आसपास के भवनों को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलती ही अग्निशमन विभाग के अफसर और फायरमैन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। पूरी घटना में जो हम लोग ने भेज पाया है, जो 15-16 लोग घायल के रूप में हम लोगों ने PMCH में भेजा था। 15-16 घायल में से अभी जो जानकारी मिल पा रही है 5 से 6 लोग की मृत्यु होने की बात आ रही है। हम लोग आगे PMCH जा कर के फॉलो कर ले रहे हैं। बाकी अन्य जो विधिवत कार्रवाई है उसको देख रहे हैं। ये अभी पुष्टि हुई है PMCH से कि नहीं? 5 से 6 लोग ये खबर मिल रही है। अभी हम लोग ये सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे घटना है। कितने लोग घायल 15 की संख्या टोटल है, जिसमें कि मृत्यु सहित है। 6 लोगों की मृत्यु होने की खबर आ रही है और टोटल जो है घायलों की जो संख्या है, बाकी जो लोग घायल हैं ये ICU वगैरह में लगे हुए हैं। गाड़ियाँ भी जल गई हैं वहाँ पे। गाड़ियाँ जो मोटरसाइकिल वगैरह लगा हुआ था सामने, और चूँकि जो अभी जो बताया जा रहा है यह गैस सिलेंडर को फटने से ही बताया जा रहा है। ये तो सामने चूँकि ये लौ ज़्यादा हुआ होगा, उसमें लोग अपने जान बचा कर भागने के चक्कर में रहे हैं, तो उस क्रम में गाड़ियाँ लगी हुई थी, निश्चित रूप से उसको लौ आया, आग लग के चल गई है। मंत्री विजय चौधरी ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस RJD ने अपने घोषणा पत्र में लोगों से वादे किए हैं। कांग्रेस RJD ने अपने घोषणा पत्र के प्रति भी गंभीर नहीं है। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे जिंदगी का मिशन बना लिया है। इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं हो सकता। बिहार के लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करना है और संविधान को बदल देना दोनों अलग अलग बात है। संविधान में संशोधन 100 से ज़्यादा बात में है। CM तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराना चाहते थे। केंद्र सरकार को ये प्रस्तावना भेजा गया। केंद्र सरकार ने कहा उनका गणना का काम आगे बढ़ चुका है, लेकिन कोई राज्य चाहे तो इसे करा सकता है। बिहार में सहजता से जातीय गणना कराई गई। जातीय गणना ही नहीं हुई, बल्कि आरक्षण सीमा को भी बढ़ाया गया। सभी जातियों के गरीब परिवारों की पहचान कराई गई। गरीब परिवार के आर्थिक उन्नयन के लिए लघु उन्नयन योजना शुरू की गई। सबको 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। आज तक पूरे देश में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने कहा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कहाँ से दे देंगे? फ्री बिजली की बात कह रहे हैं। ये हकीकत है कि यहाँ मुफ्त बिजली दी गई है, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। ने अपने घोषणा पत्र जारी किए और उसके आधार पर उन्होंने लोगों से, बिहार और देश की जनता से कुछ वादे किए। हम आपसे इसी सिलसिले में जिक्र करना चाहते हैं कि उन्होंने जिन बातों की चर्चा अपने घोषणा पत्र में की है, अगर उनको आप देखेंगे तो उसी से लग जाएगा कि ये लोग बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने अपने घोषणा पत्र के प्रति भी गंभीर नहीं। क्योंकि अब जैसे कांग्रेस की बात लीजिए आप, कि कांग्रेस आज देखिए, कल राहुल गांधी जो उसके नेता है, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने की, जो कांग्रेस अब एकदम अपना मुद्दा बना के इस चुनाव में आ गई है कि हम जातीय जनगणना देश में कराएंगे। और कल तो राहुल गांधी जी ने यहां तक कह दिया है कि अब ये उनका चुनावी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उनके जिंदगी का मिशन है। अब आप सोचिए, और हम आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा पाखंड है जिसका कोई हिसाब नहीं। इससे बड़ा पाखंड नहीं हो सकता है और लोगों को भ्रमित करने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं और इस पूरे देश की जनता ने देखा है कि पूरे देश में जातीय गणना मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो चाहते थे कि पूरे देश में ही जातीय जनगणना हो, और इसके लिए उनके नेतृत्व में 2 बार बिहार की विधायिका ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि उस समय उनका जनगणना कराने का काम काफी आगे बढ़ चुका था, इसलिए वो उस समय उन्होंने कहा कि अब इतना काम आगे बढ़ गया है कि अब इसको फिर से बदलना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रदेश चाहे तो करा सकता है। और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि हम अपने ही संसाधनों से जातीय जनगणना तो कराना केंद्र का काम है, हम लोग जातीय गणना कराएंगे। और उसके लिए सारी व्यवस्था की गई बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और इतनी सफलता से यह कार्य संपन्न किया गया कि पूरे देश ने देखा और सभी लोग अचंभित थे कि भाई इतने सहजता से और इतने ठोस तरीके से बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई और उसके नतीजे भी सार्वजनिक किए कि सब लोगों ने देखा। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं प्रकाशित किए, उन आंकड़ों के आधार पर समाज के जिस वर्ग के लोगों का था, उस अनुपात में अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए जो आरक्षण सीमाएं पहले से थी निर्धारित, उसको भी बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम किया कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो 12% था वो 18% हो गया, जो अति पिछड़ा के लिए 18% था वो 25% हो गया। ऐसे ही जो अनुसूचित जातियों के लिए जो 14 से 16% था वो 20% हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1% था वो 2% हो गया। और यही नहीं,
इसके अलावा सभी जातियों के गरीब परिवारों की भी पहचान की गई, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी थे, ऊंची जाति के लोग और परिवार भी थे, और उनके परिवार को, गरीब परिवार को चिन्हित करके उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक प्रगति के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अलग योजना बनाई, जो अभी चल रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जिसके तहत इन गरीब परिवारों को, जिनको जातीय गणना में चिन्हित किया गया है, उनको अलग से 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, कुछ रोजगार व्यवसाय करके अपने परिवार की आर्थिक हालत, माली हालत सुधारने की। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम था, आज तक पूरे देश में, इतिहास में कभी किसी सरकार ने इसको सफलता से नहीं करा पाए, तो ऐसी सफलता पाई है। और आप आज जातीय गणना या जनगणना की बात करते हैं और बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं करते हैं, ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है, पहली बात। और दूसरी बात कि पूरे देश के लोगों ने देखा था, जिस समय इंडिया का गठन हुआ था, वो भी हमारे मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, अकेले श्रेय इनको था। और जब उसके कार्यक्रम बन रहे थे, उस समय जब जनता दल यू के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि इंडिया का मुख्य मुद्दा बने जातीय जनगणना देश में कराना, तो इसी राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के इशारे पर इसको खारिज कर दिया। ये देश भर के लोग कोई भूला है क्या? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा, जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कितना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर है, गंभीर नहीं है, ये अभी से दिख रहा है। वैसे ही राजद ने जो कहा है, अब सोचिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, कहां से 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, और क्या क्या इतना बिजली फ्री कर देंगे। और अब तो अभी तक के विभिन्न सरकारों के अनुभव बता रहे हैं कि जहां जहां इस तरह के फ्री बिजली दिए गए हैं, कहीं तो कोई सीमा तक देता है, या जहां भी सीमा तक दिए हैं, उसके अंतिम नतीजे। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव नहीं लड़ने की खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। पवन सिंह ने कहा कि उन्हें उनकी मां का आदेश मिल चुका है, इसलिए वह काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीते दिन पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि वह पवन सिंह से बात करेंगे ताकि वह काराकाट से चुनाव नहीं लड़े। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बयान के बाद पवन सिंह ने कहा कि मां के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने के लिए निकल चुके हैं, पीछे हटने की बात तो करूंगा ही नहीं। स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करता। मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है, लेकिन मैं चुनाव काराकाट से लड़ूंगा। काराकाट की जनता मुझे समर्थन दिया है, मुझे लोगों ने भोजपुरी का पावर स्टार बनाया है। खुद से सोचा और खुद से डिसीजन भी लिया। मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से भी ये किया कि हाँ भाई चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि चुनाव लड़ूंगा माँ। तो मेरे भाइयों ने भी बोला कि अपने शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ही एक ऐसा जगह है जहां विकास नहीं हुआ है। और जब से मैंने ट्वीट किया है तब से मैं क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भाइयों के मुंह से सुन रहा हूं कि यहाँ लोग जब काम आता है तो आते हैं, और उस टाइम के लिए केवल चाचा भैया बोलते हैं, इसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। और अपने हाथों से दिखाते भी हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं कहीं पुल फंसा हुआ है। तो मैंने
यही सोच के ये किया कि हाँ मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरी माँ जब बोल दी कल से हम जनसभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है वो सबको दिख रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। जब माँ ने ये बोल के भेजा है कि मैंने अपना बेटा आज से काराकाट को सौंप दिया, तो मुझे मेहनत करना है, मुझे यहाँ के जनता का जो है आशीर्वाद चाहिए और मैं यहाँ का बेटा बन के ही रहूंगा और बेटा बन के ही विकास का काम करूंगा। कल से हमने देखा है कि माँ को लेकर बार बार पवन सिंह जी भावुक हो जा रहे हैं, मंच पे भी जा रहे हैं तो भावुक हो जा रहे हैं, और माँ ने कहा था कि यदि कोई गलती करे तो पवन का कान जरूर पकड़ना, तो इस पे लेकर क्या कहिएगा? देखा ये धरती पर हमारे माई मालिक ही है और मैं जिसको मानता हूँ और जो मुझे मानते हैं वही हमारे मालिक हैं और वही हमारे मालिक हो भी सकते हैं। तो माई जब बोल दे भैया कि हम अपना लड़का के दे देनी काराकाट के जनता के, एजा के माता बहन के, एजा के भैया चाचा के, भाई के, हमारा दोस्त के, संगतिया के, बाबू के, तो जब माई के आदेश हो गए कि हम आजो एकरा के मारी ला, और माँ ने बोला है यहाँ के जनता से कि अगर पवनमा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर, ये नहीं करना है, वो करना है। तो मैं तो मेरे तो दिल में, देखिए मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वो चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, फिल्म हो, और ये मैं अपने जीवन का तीसरी पारी खेल रहा हूँ। तो काराकाट की जनता हमारे लिए भगवान है और यहाँ की जनता ही सांसद बनेगी और यहाँ की जनता ही डिसाइड करेगी और हमको आदेश देगी कि बेटा ये तुमको करना है, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, वो चीज नहीं है इसको लाओ। और ये सब के बाद कलाकार यहाँ मतलब भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को गायक बनाया, भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को नायक बनाया, और तीसरी पारी में अपने जीवन का जो खेल रहा हूँ वो काराकाट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये मेरा जरूर कोशिश रहेगा कि सारा विकास काम के साथ साथ काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी, जहाँ पे हमारे जो नए नए बच्चे हैं, जो सिंगर हैं, गाना गाते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुंच नहीं पाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उसके एक्टिंग को कोई देख नहीं पाता है। कैमरा हो गया, कैमरा डिपार्ट हो गया, लाइट डिपार्ट हो गया, बहुत सारा डिपार्ट है जो फिल्मी दुनिया में भी लोग काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी यहाँ भी फिल्म सिटी बने, यहाँ भी फिल्म का शूट हो और यहाँ जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कलाकारी से थोड़ा सा प्रेम रखते हैं उनको भी काम मिले, वो भी व्यस्त रहे और सबको ही अपने काम में व्यस्त हो जाए। आपके बड़े भैया मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके तो या तो मैं ही जानता हूँ नहीं तो भगवान जानते हैं। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है, राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूंगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये कहा है, तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती है। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग सूटकेस भर भर के पैसे ला रहे हैं और जहां से एजेंसियां उनका सहयोग कर रही हैं, जिस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय जनता दल के नेता छपरा में या कहीं और दे रहे हैं, जिस पर साफ कहा जा सकता है कि अत्यंत दुर्भाग्यशाली स्थिति में राजद है, वही रोहिण्याचार्य के द्वारा दिए गए बयान हमारे सब कायल हैं। और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी टिप्पणी किया, जिस पर उन्होंने परवरिश पर ही सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हर परिवार में एक परवरिश होनी चाहिए, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे, लेकिन राजनीति में बड़ा कठिन होता है कि अच्छी तरह से अपने आप को लेकर चलें,
अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन ही हुआ है राजनीति में उतरे हुए, फिसलने स्वाभाविक है। हम लोगों ने राजनीति के 40 साल बिताए हैं, पूरा भरोसा है कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, एक बार कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका तो सीख ही लेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति और किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो तो कोई राजनीतिक बयान दे तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय जनता दल के नेता चाहे छपड़ा में दे रहे हों या बिहार में दे रहे हों या उनके प्रत्याशी दे रहे हों, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बिहार में है। सर, रोहिणी आचार्य भी कह रहे हैं कि हमारे सब कायल हैं और वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हर परिवार में एक परवरिश होना चाहिए और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हर पिता कोशिश करते हैं कि अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे, लेकिन राजनीति में ये बड़ा कठिन होता है कि अच्छे तरह से आदमी अपने आप को लेके चले। अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन हुआ है राजनीति में उतरे हुए, तो इस तरह से फिसलना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में 40 साल बिताए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कम से कम चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, एक बार कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका तो सीख ही लेगा लोग। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की टिप्पणियां, लेकिन क्या कीजिएगा जिसका अनुभव नहीं हो, 5, 7, 10 दिन से इस गर्मी में अगर कोई घूम रहा हो, 40-42 तापमान हो, तो वैसे में इस प्रकार की तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। अनुभव का अभाव है और वैसे भी विदेश में रहने के बाद, कंफर्ट्स के बाद, तो ये सब कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। आरजेडी की प्रत्याशी है बीमा भारती, जिनके पीए के पास से 10 लाख रुपए आज पकड़े गए। कल वोटिंग बने और आज 10 लाख रुपए पकड़ा है। तो यही सवाल उनसे करना चाहिए जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर तो वहीं से प्राप्त हुआ। पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने रोड शो निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक कार्यकर्ता अपने वाहनों को लेकर शामिल हुए। पप्पू यादव का रोड शो पूर्णिया के ऐतिहासिक झील टोला से प्रारंभ हुआ, जो शहर के मुख्य मार्ग होते हुए अर्जुन भवन में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान पप्पू यादव को लोगों का आशीर्वाद और समर्थन भी मिलता रहा। पप्पू यादव के साथ स्थानीय कार्यकर्ता और राज्य और केंद्र के नेता भी साथ दिखे। रोड शो के दौरान जगह जगह आमजन और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूलमाला से स्वागत किया गया। बीती रात तेजस्वी यादव के समर्थकों के द्वारा पप्पू यादव को गाली देने की बात पर उन्होंने कहा, मैं तो जवाब किसी को दूंगा नहीं, लेकिन अत्यधिक आहत हुआ। मुझे गाली गलौज के साथ मारने की भी बात कही गई है। आप देखिए, शुरू दिन से इस तरह के काम हो रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा छोटे राजा से कि इस तरह के लोगों से बचें, नहीं तो आपकी राजनीतिक विरासत जो है वह समाप्त हो जाएगी। मेरे लिए अर्जुन के लिए कृष्ण का आशीर्वाद ही काफी, राम की मर्यादा ही काफी, बुद्ध का वो आध्यात्मिक तरंग और भाव ही काफी, मोहम्मद साहब का वो प्रेम, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर का वो कर्तव्यों के साथ अपने कर्म को मजबूती के साथ लड़ने का जज्बा जो उन्होंने दिया काफ़ी है। आशीर्वाद भी मिला है, दिल के टुकड़े भी बने हैं और उनके दिल की गहराइयों में पूर्णिया की जनता और सीमांचल की कोसी की जनता का आशीर्वाद कोई नहीं प्राप्त कर सका, वह सिर्फ पप्पू यादव को मिला है और आशीर्वाद मिल गया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ी ऊर्जा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, पूर्णिया पप्पू परिवार है और आज पूरा पप्पू परिवार आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर जनसैलाब की तरह खड़े। कहीं ब्राह्मण समाज के लोग थे, कहीं क्षत्रिय समाज के लोग थे, कहीं दलित समाज के लोग थे, कहीं वैश्य समाज के लोग लड्डू चढ़ा रहे थे, कहीं डॉक्टर्स लोग खड़े थे, कहीं बड़े मस्जिद और छोटे मस्जिद के, जामा मस्जिद के सभी मौलाना साहब खड़े थे। सभी लोगों का प्यार, आदिवासी समाज के लोग खड़े थे। जिस तरीके से आज व्यवसायियों ने लड्डू तोड़कर हमें
जितनी हमारी वजन है उसके अनुसार। जिस तरह से हमारे काली मंदिर के पास ब्राह्मण समाज के लोगों ने संघ फूंका और बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर क्षत्रियता का प्रतीक भेंट किया है तलवार, और ऐसे ही सभी दलित समाज के लोग, तो इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। प्रणाम कि आज नफरत फैलाने वालों से 24 तारीख तो कम से कम 4 दिनों से जो लोग नफरत का दौर गुजार रहे थे, किसी की माँ बहन को गाली दिलवाना, किसी को कुछ, तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपने घर को भी देखिएगा और अपनी गिरबान भी झांकिएगा, कभी किसी माँ बहन को गाली नहीं दिलवाइएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है, राजनीति इतनी गंदी ना हो कि वो शोभा नहीं देता। मैं कोई जवाब तो दूंगा नहीं किसी को, लेकिन अत्यधिक आहत हुआ हूँ, शायद सोच नहीं सकता। माँ बहन ने जो कहा वो सामने में, अब आप खुद देख रहे हैं, जनता हर मीटिंग में पप्पू यादव जिंदाबाद। अब जनता के द्वारा हर जनता को अधिकार है पप्पू यादव तो अच्छा भी कहना, खराब भी कहना, और जनता के हर बातों का स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह के अपराधी, मैंने एसपी साहब और सबसे कहा, सजावार अपराधी मंच पर नॉमिनेशन के दिन भी, गाड़ियों में भी, और एनडीए के कैंडिडेट के भी साथ क्या एक गहरी साजिश, जिस तरह की गाली गलौज के साथ मारने की बात कही गई। मैंने कहा कि आप जांच कर लीजिए, और मैं आग्रह करूंगा अपने नेता से, छोटे राजा से, कि ऐसे लोगों से बचिए, अन्यथा आपकी जो राजनीतिक विरासत है उस पर सवाल खड़ा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।